हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट लेक्चर जिसके अंदर हमने आपको सेल रिएक्शन लिखना सिखाया था, सेल को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। अब आज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द सेल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इन द होल सर्किट। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे सर्किट में मूव करने के लिए बैटरी को जितना एनर्जी देना पड़ती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस होता है उसको भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसको मैं लिख के बताऊंगा आगे मैथमेटिकली। पहले मैं ये समझा दूं, लाइक इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द सेल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर मुझे ईएमएफ लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं? EMF is equal to energy given by the cell in a reaction, energy given by the cell in a reaction divided by charge, quantity of charge। किसी रिएक्शन में सेल ने जितनी एनर्जी दी उसको टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड से डिवाइड कर दो तो EMF आ जाए। एनर्जी गिवन बाय द सेल इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा जी, क्योंकि डेल्टा जी वो एनर्जी होता है जिसको हम कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। और किसी सेल से निकलने वाली जो एनर्जी है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो बेसिकली यूजफुल एनर्जी ही होती है। तो ये तो हो गया डेल्टा जी। चार्ज कितना होगा? लाइक मान लीजिए जिंक प्लस कॉपर आयन चेंजिंग इनटू जिंक आयन प्लस कॉपर। अगर ये रिएक्शन हो रही है तो जिंक से कॉपर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। या फिर यूं कह लो, अगर मैं डेल्टा जी को पर मोल लिखता हूं तो यहाँ भी 1-1 मोल का रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 मोल जिंक यदि रिएक्ट करता है 1 मोल कॉपर आयन से तो 1 मोल जिंक 2 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर करेगा कॉपर आयन को। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूं N इंटू चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इसको दोबारा समझिए, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड एंड ये है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज, मान लीजिए किसी रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना होगा? 2 इंटू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैन वी फाइंड आउट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? जस्ट चेक। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? दिस इज गोइंग टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज है ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो 6.023 इंटू 10⁻23 कूलम हो गया। दिस कम्स आउट टू बी रफली 96500 कूलम। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96500 कूलम होता है और इसको 1 फैराडे चार्ज कहते हैं। 1 फैराडे चार्ज, ठीक है। तो 1 फैराडे चार्ज इज 196,500 विच इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिख दूं डेल्टा जी इज इक्वल टू N इंटू एफ इज गोइंग टू बी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजी, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ये हो गया EMF को मैं E से लिख देता हूँ। तो यहाँ से डेल्टा जी आ जाएगा NFE, लेकिन क्योंकि ये एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है तो बाई कन्वेंशन में यहाँ नेगेटिव साइन और लगा दिया। ठीक है, नेगेटिव साइन इज पुट जस्ट टू इंश्योर कि जो रिएक्शन है इट हैज़ टू बी एक्सोथर्मिक, यानी फाइनली एनर्जी रिलीज होनी चाहिए तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही कभी मुझे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज लिखना हो डेल्टा जी नॉट तो मैं -NFE नॉट लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे N समझ गए होंगे। N है यहाँ पे, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, या सिंपली लिख लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन अ बैलेंस्ड सेल रिएक्शन। किसी बैलेंस्ड सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एनोड के टर्मिनल से कैथोड के टर्मिनल पे ट्रांसफर होते हैं वो होता है वैल्यू ऑफ N। लाइक इस केस में वैल्यू ऑफ N इज गोइंग टू बी 2।
ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा जी निकाल सकते हैं, डेल्टा जी को ई से कनेक्ट कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट को ई नॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो यू कैन ऑल्सो चेक द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। क्या मैं लिख सकता हूँ फॉर अ सेल रिएक्शन, या ऐसे लिख लें, अगर कभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस अगर E पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G नेगेटिव होगा, डेल्टा G शुड बी नेगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर E ग्रेटर देन 0 होगा, किसी सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो पॉजिटिव हुआ, देन ओनली द सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड सेल विल बी अ वर्किंग सेल। अगर सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तभी वो सेल काम करेगा, तभी उससे करंट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर कभी E की वैल्यू नेगेटिव होगा यानी कि सेल रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, यानी सेल ऐसा किसी काम का नहीं है, उसको मैं सेल कहना भी नहीं चाहिए अपने को, जिसका ईएमएफ नेगेटिव हो। उससे करंट कैसे विड्रॉ करोगे, उसको तो खुद करंट की ज़रूरत है ताकि वो रिचार्ज हो जाए, राइट। और कभी अगर E की वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स सेल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बेसिकली, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एग्जैक्टली घटते 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 ईएमएफ 0 कभी नहीं होता, 0 से बहुत पहले ही सेल काम करना बंद कर देता है। किसी वर्किंग सेल का ईएमएफ कभी नेगेटिव भी नहीं बना सकते हैं। कभी किसी सेल का ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सेल गलत बना है, उसके टर्मिनल्स गलत जुड़े हुए हैं, उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं है सेल को ऑपरेशनल या ऑपरेटिव बनाने के लिए, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो EMF होता है, इट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। तो EMF को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो तरीका ये है EMF और सेल पोटेंशियल एक ही बात है, E इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन। यहाँ पे E ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, और E रिडक्शन है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E सेल इज इक्वल टू E सेल E राइट माइनस E लेफ्ट, या E कैथोड माइनस E एनोड। और यहाँ पे जितने भी मैंने E यूज़ किए हैं दे ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। यहाँ पे ये वाला ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, तो सिंपली इसको माइनस E रिडक्शन लिख दिया, तो E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन हो गया, या E राइट माइनस E लेफ्ट हो गया। भाई किसी भी सेल, किसी भी हाफ सेल का जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल होता है न्यूमेरिकली बराबर होता है, खाली साइन उल्टा हो जाता है। तो सिंपली यही मैंने किया है कि इस E ऑक्सीडेशन की जगह माइनस E ऑफ रिडक्शन लिख दिया है, तो ये फार्मूला इसमें चेंज हो गया, E राइट माइनस E लेफ्ट, पूरा लिख देता हूँ, E राइट माइनस E लेफ्ट। यहाँ पे सारे जो E हैं ऑल आर रिडक्शन पोटेंशियल्स RP, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग इन जनरल बोलते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ही चीज़ होता है एज पर IPSC कन्वेंशन, ठीक है। तो E सेल को 3 तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा सही मानता हूँ, लिखते वक्त गलतियाँ नहीं होती हैं, बट इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड, या राइट हैंड साइड का RP माइनस लेफ्ट हैंड साइड का RP, या राइट हैंड साइड का यानी कैथोड का RP माइनस एनोड का RP। ये 3 तरीके हैं लिखने के। जिस तरह से आप सेल पोटेंशियल लिख सकते हो उसी तरह से स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे E नॉट लिखना हो, E नॉट सेल, तो एक तरीका है E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी को मैं E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट लिख सकता हूँ, या E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड लिख सकता हूँ। बस ये ध्यान रहे कि यहाँ पे ये चारों चीज़ें RP हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, जबकि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट। So this is how we can calculate E naught of the cell and E of the cell if the individual values are given.
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जो E होता है और E नॉट होता है ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट वाज गिवन बाय नस्ट इक्वेशन। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली नस्ट इक्वेशन क्या है, किसके लिए लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ पे क्यू रिएक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में ये इक्वेशन यूज किया है। और डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, बाकी सब स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, दिस इज एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अगर मैं माइनस एन एफ से सब जगह डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लिया, लॉग क्यू। दिस इज योर नस्ट इक्वेशन। एक्चुअली ये ओरिजिनल नस्ट इक्वेशन है जो E को E नॉट से कनेक्ट करता है। E क्या है? ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिलहाल मैंने हाफ सेल की बात को ध्यान में रखते हुए ये बताया है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है। अगर मैं कंप्लीट सेल के लिए ये लगाता हूँ तो यही चीज़ें सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाएंगी। और सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से कैसे निकालते हैं मैं पीछे बता चुका हूँ, तो मैं दोनों के लिए लगा के आपको सिखाऊंगा। अगर मैं सेल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसिडर करूं, अगर मैं T को 298 केल्विन ले लूं, F आपको पता है 96500 कूलम, R की वैल्यू 8.314 जूल ले लिया। अगर ये सारी वैल्यू उठा के मैं यहाँ डाल दूँ तो आई विल गेट E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। तो इस पूरे चैप्टर में ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, बट ध्यान रहे ये इक्वेशन जब हम यूज़ कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ही लिया है, इसके अलावा कोई टेम्परेचर नहीं है। अगर इसके अलावा कोई टेम्परेचर मेंशन है इक्वेशन में तो हमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करके उसकी वैल्यू निकालनी होगी, राइट। एंड दिस इक्वेशन इज एक्चुअली नोन एज फेमस नस्ट इक्वेशन। इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही तो चीज़ है, खाली टेम्परेचर की वैल्यू रख दिया है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द relationship between E and E naught, commonly known as Nast equation. Now let's understand कि ये जो Nast equation है इसको हम लोग लगाते कैसे हैं, किसी हाफ सेल रिएक्शन में कैसे लगाएंगे और किसी कंप्लीट सेल रिएक्शन में लगाएंगे कैसे। तो let's understand। मान लीजिए मेरे पास सेल था, वही एग्जाम्पल 1 ले रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई Nast equation। जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन चेंजिंग इनटू, या मैं सेल लिख देता हूँ, सेल था हमारा जिंक आयन स्लैश कॉपर आयन कॉपर आयन कॉपर। अब इसका सेल रिएक्शन हाफ सेल लिखोगे तो ऑक्सीडेशन हाफ ये आएगा जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही रिडक्शन हाफ लिखोगे कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर सॉलिड। अगर मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगाऊं तो एग्जैक्टली क्या लिखूंगा, E जिंक आयन इज इक्वल टू ई नॉट जिंक आयन जो कि फिक्स होगा, दिया होगा क्वेश्चन में, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन जो Q होगा वो जिंक आयन अपॉन सॉलिड है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी नहीं पिक्चर में, इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं आता है। Kp या Kc या Qc लिखते वक्त हम लोग इलेक्ट्रॉन को तो कहीं कोई कंसिडरेशन देते नहीं है, एंड सॉलिड प्योर लिक्विड भी पिक्चर में नहीं आता है, तो सॉलिड नहीं लिखा मैंने। ऐसे ही अगर मैं इसका अप्लाई करूँगा तो E कॉपर आयन कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट कॉपर आयन कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन कॉपर आयन, ठीक है। अब ये मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मुझे सेल का ईएमएफ लिखना हो, ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन, ऐसे। अब ये सारी वैल्यू उठा के यदि मैं रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ई नॉट ऑफ
जिंक आयन माइनस 0.0591 अपॉन 2 log zinc ion concentration plus E naught of copper and copper minus 0.0591 upon 2 log 1 upon copper and concentration। यदि आप इन दोनों को क्लब कर दो तो मुझे क्या मिलेगा? E naught of zinc ion plus E naught of copper and copper minus 0.0591 upon 2 log जिंक आयन डिवाइडेड बाई कॉपर आयन। एंड इस पूरे कॉम्बो को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये मुझे फाइनली सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकल के आया। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं सीधे, ये तो मैंने हाफ सेल पे अप्लाई किया नस्ट इक्वेशन, ये हाफ पे और दोनों को कनेक्ट कर दिया। अगर मैंने डायरेक्टली कंप्लीट सेल को के ऊपर लगा दिया होता, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या थी? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन चेंजिंग इनटू जिंक आयन प्लस कॉपर। अगर मैं इस पे लगाया होता तो यही तो आती, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग क्यू कितना होगा? जिंक आयन डिवाइडेड बाई कॉपर आयन, राइट? So this is how you can calculate electromotive force of the cell just by applying Nast equation on full cell reaction। तो full cell reaction पे Nast equation लगाया और हमें वही इक्वेशन मिल गई जो हमने हाफ पे लगा के निकाला था। That means Nast equation will be applied for half cell reaction as well as, मतलब मैथमेटिकल बात करूं अगर मैं कि हाफ पे अप्लाई करके मैं अलग अलग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दूं, इससे बेटर है कि मैं सीधे फुल रिएक्शन पे अप्लाई कर दूं। बट प्रॉब्लम क्या आती है? फुल सेल रिएक्शन पे अप्लाई करते वक्त हमें n का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो बिल्कुल दिख रहा है कि दोनों तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसा रिएक्शन होगा कि दो अलग अलग जो हाफ सेल रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन का एक रिडक्शन का, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हों, तो याद रखिए उन रिएक्शन को बैलेंस करने पर जो कॉमन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, वो n की जगह यूज़ होता है। तो मैं एक और करके बताता हूँ आपको कि ऐसे केस में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हों, तो फुल सेल रिएक्शन के लिए जब हम नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे? चलिए देखते हैं। मान लीजिए इस बार आपका जो सेल है, एग्जाम्पल 2, लेट्स से आई हैव PT Fe2 plus Fe3 plus salt bridge, then let's say dichromate, then chromium 3 plus, then H plus and then PT। ये था आपका एक सेल जो मैंने पीछे कहीं एग्जाम्पल में लिया था। मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना चाहता हूँ। कैसे अप्लाई करूँगा? सबसे पहले मैं इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख लूँ, क्योंकि अलग अलग निकाल के फिर ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आई विल बी गेटिंग द सेम वैल्यू, EMF की सेम वैल्यू आएगी, चाहे आप राइट साइड का E निकाल लो, लेफ्ट साइड का E निकाल लो, ऐड कर दो, या सीधे नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। तो सीधे अप्लाई करना है तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आपको ध्यान होगा मैंने इसको बैलेंस किया था, तो यहाँ 6 आयरन आया था और 6 आयरन प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H plus changing into 6 iron 3 plus 2 Cr3 plus 7H2। This was the complete and balanced equation। अगर इसमें मुझे नस्ट इक्वेशन लगाना है तो आई विल बी राइटिंग E cell is equal to E naught cell माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू बताइए कितनी है? कैन यू चेक? दोनों पार्ट ले लो आप, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक। यू विल फाइंड कि चाहे ऑक्सीडेशन हाफ हो या रिडक्शन हाफ हो, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। एक तरफ निकला है, एक तरफ जुड़ा है, और होगा भी यही। रिडॉक्स रिएक्शन की किस्मत ही ऐसी है कि
जितने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन स्टेप में ऐड होने चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेप में निकलने चाहिए। यही तो बैलेंसिंग के पीछे का लॉजिक है, कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब भी हम इसका ये लिखेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 आ गया, log Fe3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 6 Cr3 प्लस रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई Fe2 प्लस रेज टू द पावर 6 into Cr2O7 raised to the power 1 and H plus raised to the power 14. This has to be taken care of. ये भी पिक्चर में आएगा H plus भी, right? So this is how we apply Nernst equation for a full cell reaction, जहाँ पे n का वैल्यू दोनों हाफ में अलग होता है। तो यहाँ 6 लिया है क्योंकि जब भी इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हाफ हाफ करके तो नेट इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे। एक और एग्जाम्पल में मैं नेक्स्ट इक्वेशन लगा के बताता हूँ कि कभी अगर मेरे पास गैसियस इलेक्ट्रोड हो तो वहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन कैसे होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Pt H2 HCl Cl2 Pt। आपको याद होगा इसकी जो कंप्लीट सेल रिएक्शन आती है वो ये आती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन इज गोइंग टू बी हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस changing into H plus aqueous plus chloride and aqueous, right? यहाँ पे अगर मैं इसका E लिखूं, can you understand कि यहाँ पे each half cell reaction में you are going to have one electron either added or one electron removed in the oxidation step। तो अगर मैं इसका E लिखूं, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon 1 log के अंदर H प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आएगा पावर हाफ एंड क्लोरीन गैस का प्रेशर आएगा पावर हाफ। अगर दिया है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो अलग बात है, वरना प्रेशर भी आता है नेक्स्ट इक्वेशन में, लॉग के अंदर प्रेशर भी रिप्रेजेंट करना है होता है। ऐसे ही अगर मुझे ई सेल कैलकुलेट करना हो तो क्या हो, ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ H2 से H प्लस ई नॉट ऑफ Cl2 टू Cl माइनस। ई नॉट हमेशा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये जीरो होता है, ध्यान रखिए। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है चाहे रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन, तो ये जीरो आ जाएगा। तो सिंपली जो ई नॉट सेल होगा दिस इज गोइंग टू बी ई नॉट ऑफ Cl2 स्लैश Cl माइनस, यानी क्लोरीन का क्लोराइड आयन में जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में वही ई नॉट सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते वक्त क्या क्या बातें आती हैं। एक तो नस्ट इक्वेशन हम लोग हाफ सेल रिएक्शन के लिए भी लगा सकते हैं और फुल सेल रिएक्शन के लिए भी लगा सकते हैं। हाफ सेल रिएक्शन के लिए लगाना थोड़ा आसान इसलिए रहता है क्योंकि हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्लियरली दिख रहे होते हैं। फुल सेल रिएक्शन में नस्ट इक्वेशन लगाते वक्त हमें इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना पड़ता है कि कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड टर्मिनल यानी एनोड से कैथोड की तरफ हुआ है, वही n की वैल्यू आएगी नस्ट इक्वेशन में। अगर वो आप करेक्ट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगी, राइट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।